नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अमित सिंह आपका पुनः स्वागत करता हूं उड़ान द फ्लाई के इस ऑनलाइन माध्यम में। और पिछले क्लास में हम और आप बात कर रहे थे सिंधु सभ्यता के प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में, और आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे कि सिंधु सभ्यता की या हड़प्पा सभ्यता की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएँ थीं, और उन्हीं विशेषताओं के आधार पर इस सभ्यता को एक प्रमुख नगरीकृत सभ्यता के तौर पर देखा जाता है। पिछले क्लास में हमारे आपके बीच एक सामान्य चर्चा हुई थी जिसमें मैंने बताया था कि नगर होने के पीछे का ये कारण नहीं कि सिर्फ सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता ही थी, ये सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता के तौर पर भी दिखाई पड़ती है, या उसे हम कहें कि संस्कृतियाँ भी इसमें दिखाई पड़ती है, क्योंकि इस सभ्यता की उत्पत्ति में इन्हीं ग्रामीण संस्कृतियों का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और यही जो ग्रामीण संस्कृतियाँ थीं जहाँ से हमें उपज के संसाधन प्राप्त थे, उन्हीं उपज के संसाधनों के माध्यम से धीरे धीरे इस सभ्यता का विकास हुआ है। तो पूरी तरीके से नगरीकृत मानना ये बहुत ज़्यादा उचित प्रतीत नहीं होता वर्तमान समय में, क्योंकि अब सिंधु सभ्यता के जैसे जैसे नगरों की हमें खोज होती जा रही है, पुरास्थलों की जानकारी प्राप्त होती चली जा रही है, वो जानकारी इस बात को बता रही है कि सिंधु सभ्यता में सिर्फ बड़े बड़े महानगर ही नहीं थे, उनकी क्रोनोलॉजी या उनके जो विकास की प्रक्रिया है उसमें विभिन्न प्रकार की अवस्था आपको दिखाई पड़ेगी, सिर्फ बड़े बड़े नगर ही नहीं मिलेंगे। तो कुछ ऐसी ही अवस्था के संदर्भ में हम लोग बात करें, फिर उसके बाद हम लोग उसके मूल टॉपिक पर आएंगे। तो उदाहरण के तौर पे ये माना जाता है कि सिंधु सभ्यता में जो पहले चरण के जो आपके शहर थे वो बेसिकली महानगर, जो वर्तमान में मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उस जैसे दिखाई पड़ेंगे। तो ऐसे कौन कौन से नगर हैं जिनको कि हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की तरह इसमें दिखा सकते हैं। तो अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोहनजोदाड़ो की। मोहनजोदाड़ो जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे है, और हड़प्पा सभ्यता के एक प्रमुख नगर में इसकी गिनती होती है। अगर इसको हम देखेंगे तो हम देखेंगे किस प्रकार का नगर है। ये एक बहुत बड़ा नगर है, और वर्तमान के भारतीय परिदृश्य में आप बात करें तो ये एक महानगरों जैसा दिखाई पड़ेगा, जैसे कि कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और भी जैसे दिल्ली जैसे बड़े महानगर, वैसा कुछ स्ट्रक्चर इसका दिखाई पड़ेगा। और इसके संदर्भ में माना जाता है कि 200 हेक्टेयर में फैला हुआ है। 200 हेक्टेयर के क्षेत्र में ये फैला हुआ दिखाई पड़ता है। इसके अलावा हड़प्पा नगर, अगर हम हड़प्पा नगर की बात करें तो हड़प्पा जो नगर है वो भी आप देखेंगे पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है, मोंटगामरी ज़िले में स्थित है, और रावी नदी के किनारे है, एक बहुत प्रमुख नगर है। इसको अगर हम देखेंगे तो ये 150 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ये फैला हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा और कौन से बड़े नगर हैं तो हम देखेंगे गनेरी वाला है, ये भी पाकिस्तान के ही क्षेत्र में है, गनवेरी वाला, और ये 81.5 हेक्टेयर के क्षेत्र में है। 81.5 हेक्टेयर के क्षेत्र में ये फैला हुआ दिखाई पड़ता है। इसके बाद भारत में अगर हम देखें तो राखीगढ़ी, जिसका उत्खनन अभी भी चल रहा है, बहुत प्रमुख पुरास्थल है, हरियाणा में स्थित है। इसका उत्खनन वर्तमान में प्रोफेसर वी.एस. शिंदे जी के द्वारा किया जा रहा है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 80 हेक्टेयर का। इसके बाद एक और प्रमुख पुरास्थल है भारत के संदर्भ में ही, वो है धौलावीरा, भारत के गुजरात में स्थित है, कच्छ के रण में स्थित है, एक बहुत प्रमुख पुरास्थल है। प्रारंभ में जगपत जोशी ने इसको खोजा था, बाद में पद्मश्री श्री आर.एस. बिष्ट ने उसका उत्खनन कार्य करवाया था, और एक बहुत फेमस पुरास्थल है, क्योंकि यहाँ से नगर की जो अवस्था है उसमें एक विभिन्न प्रकार का
हमें लक्षण दिखाई पड़ता है जो कि सिंधु के समानता नगरों में नहीं दिखाई पड़ता, और वो है नगर की। जब हम नगर नियोजन के संदर्भ में बात करेंगे तो हम देखेंगे कि नगरों की जो व्यवस्था है उसमें एक त्रिस्तरीय क्षेत्र भी दिखाई पड़ता है, तो वो धौलावीरा से ही मिलता है। 3 क्षेत्र दिखाई पड़ते हैं, उसके संदर्भ में हम लोग आगे बात करेंगे। तो हम देखेंगे कि धौलावीरा से का जो क्षेत्र है वो 100 हेक्टेयर्स का है, 100 हेक्टेयर का जो क्षेत्र है वो धौलावीरा का है। तो बेसिकली ये हम देखेंगे तो ये सब क्या है, ये सब महानगर, बड़े बड़े नगर सिंधु के हैं। तो ऐसे इसका मतलब ये नहीं कि सिंधु में सिर्फ बड़े नगर ही थे, सिंधु सिर्फ बड़े नगरों की ही सभ्यता नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे पुरास्थल सिंधु के खोज करके निकाले गए हैं, और हाल ही में कुछ पुरास्थल और खोजे गए हैं। अगर हम हाल ही में खोजे गए पुरास्थलों को देखेंगे कि उनका क्या क्षेत्रफल है, तो हम देखेंगे कि उसमें भी हमें थोड़ा सा बड़े बड़े पुरास्थल, बड़े बड़े क्षेत्र वाले पुरास्थल जिसे हम एक बड़ी साइट के तौर पर देखें वो हमें मिलता है। तो कौन कौन से प्रमुख पुरास्थल जो कि वर्तमान में खोज करके निकाले गए हैं उनको अगर हम देखेंगे तो पंजाब में मनसा के पास ढोलका एक जगह है। ढोलका ये भारत के पंजाब में है, मनसा जिले में है, और इसका अगर हम क्षेत्रफल देखें तो ये 150 हेक्टेयर्स के आसपास का इलाका है। 150 हेक्टेयर्स के आसपास का क्षेत्र है, जो कि लगभग हड़प्पा के बराबर है, हड़प्पा के ही पास का है बेसिकली। और इसके बाद अगला हम देखेंगे तो एक है गुरनी वाला एक पुरास्थल है, और ये है पुरास्थल स्थित है भटिंडा जिले में, पंजाब के ही भटिंडा में ये स्थित है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 144 हेक्टेयर्स। इसके बाद और भी कुछ पुरास्थल है, जिसमें एक है हसनपुर पार्ट 2, ये भी पंजाब में ही है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 100 हेक्टेयर्स का है। इसके बाद लखमीर वाला है, ये भी पंजाब में ही है, और 225 हेक्टेयर का क्षेत्रफल है इसका, और ये बिगेस्ट है। ये बेसिकली अगर आप देखें तो मोहनजोदाड़ो से भी ज़्यादा क्षेत्रफल के एरियाज़ में फैला हुआ है। और इसके बाद एक और है, वो है बगलिया दा डेह, ये भी बेसिकली पंजाब में ही है, और ये लगभग 100 हेक्टेयर्स का है। इसके अलावा एक और पुरास्थल है, हाँ यही कुछ पुरास्थल हैं जो कि 100 हेक्टेयर्स का यहाँ पे दिखाई पड़ता है। अभी रिपोर्ट पब्लिश होनी है, अभी पूरी तरीके से रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुई है, इसीलिए बहुत ज़्यादा जानकारी इन पुरास्थलों के संदर्भ में नहीं है। लेकिन प्रारंभिक दौर में ये देखा गया कि ये बहुत बड़े बड़े पुरास्थल हैं, जो कि इसके पहले हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को माना जा रहा था। तो ये भी एक तरीके से महानगरों की श्रेणी में ही आएंगे। लेकिन इसमें सिंधु के नगरों के संदर्भ में जो हमारी बात हो रही थी उसमें हमने बताया कि सिर्फ महानगर नहीं थे, उसके बाद का भी स्ट्रक्चर, उसके बाद के भी चरण हमें यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद क्या, हम इसको पहले के चरणों के तौर पे ही दिखा सकते हैं। तो कौन कौन सा चरण और है, जैसे हम लोगों ने अभी महानगरों के बारे में बात की, तो अब अगर हम समानता भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो नगर कैसे होंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई और दिल्ली जैसे महानगर हैं, तो छोटे छोटे नगर भी हैं, जैसे कानपुर है, लखनऊ है, इलाहाबाद है, ये सब सामान्य नगरों की श्रेणी में आते हैं, मध्यम नगरों की श्रेणी में आते हैं। तो हड़प्पा में भी ऐसे नगर थे। कौन कौन से थे? एक है, इसको हम मध्यम नगर कह सकते हैं। कौन कौन से हैं जुरजोदड़ो, ये भी पाकिस्तान में है बेसिकली। और कौन सा है?
कालीबंगा है, इसके अलावा ये एग्जाम्पल है, कालीबंगा है, इसके अलावा और भी बहुत सारे पुरास्थल है जिनकी औसत अगर क्षेत्रफल देखें तो वो बेसिकली 10 से 50 हेक्टेयर के बीच में आते हैं, 10 से 50 हेक्टेयर। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो इससे भी कम छोटे नगर, मतलब और भी छोटे नगर जिसको हम वर्तमान दौर में देखें तो बहुत और भी छोटे हैं, जैसे कि बांदा है, चित्रकूट है, महोबा है, अगर इधर आप देखें तो जौनपुर है, ये सब छोटे नगरों की श्रेणी में आ जाएंगे। तो वैसे कुछ हमें सिंधु में भी दिखाई पड़ते हैं, सिंधु में इनसे छोटे नगर भी मिलेंगे। कौन कौन से हैं वो नगर, तो हम देखते हैं वो नगर होंगे आमरी हो गया, आमरी हो गया, लोथल हो गया, चूहन, दड़ो हो गया, रोजदी हो गया। अब इनकी औसत क्षेत्रफल क्या है, इनका जो औसत क्षेत्रफल है वो 5 से 10 हेक्टेयर है। तो ये और छोटे नगर हमें सिंधु में मिल गए। इसके बाद हम देखेंगे कि सिर्फ ये नहीं है, इसके अलावा भी कुछ और है, इसके अलावा भी कुछ और नगर हमें दिख जाएंगे। कैसे नगर है वो, इसके अलावा लघु और छोटे, जैसे कि हमारे यहाँ कस्बे कहलाते हैं, अगर हम देखें तो कस्बे वाले भी कुछ दिखाई पड़ेंगे यहाँ पर, तो इनको हम लघु नगर भी कह सकते हैं सामान्य बातों में, क्योंकि नगरीकृत व्यवस्था कही गई है इसलिए ज़्यादातर नगरों का ही प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर कौन कौन से पुरास्थल हो सकते हैं, अल्लाह दीनो है, इसके अलावा कोट डीजी है, कोट डीजी भी पाकिस्तान में है, अल्लाह दीनो भी पाकिस्तान में है, रोपड़ है, रोपड़ आपके भारत के पंजाब में स्थित है, बालाकोट है, बालाकोट भी पाकिस्तान में है, सुरकोटदा है, सुरकोटदा, इसके अलावा गाजी शाह है, गाजी शाह है जो कि 1 से 5 हेक्टेयर में फैले हुए हैं, 1 से 5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ये फैले हुए हैं। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से अलग अलग हमें कैटेगरीज में शहर दिखाई पड़ते हैं। तो सिंधु के शहरों की ये व्यवस्था हमें विभिन्न जगह पर जहाँ जहाँ सिंधु के या हड़प्पा सभ्यता के पुरास्थल मिल रहे हैं वहाँ से ये व्यवस्था दिखाई पड़ रही है। ऐसा समानता हर जगह ऐसा नहीं है कि एक ही जैसी व्यवस्था दिखाई पड़े। जैसे सिंधु के नगर नियोजन के संदर्भ में जब हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि नगर नियोजन की जो व्यवस्था है वो हर जगह एक जैसी नहीं है। कहीं पर जो फोर्टिफिकेशन वॉल है या जिसे हम कहें कि सुरक्षा प्राचीर है वो मिलती है, कहीं नहीं मिलती, कहीं पे नगर 2 भागों में बटे हुए दिखाई पड़ते हैं, कहीं वो भी नहीं मिलता, कहीं पर नगर एक ही भाग में बटा हुआ है, कहीं पर 3 भागों में अलग अलग बटा हुआ दिखाई पड़ता है, कहीं पर बड़े भवन मिलते हैं, कहीं बड़े भवन नहीं मिल रहे हैं, कहीं पर भवनों के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें भी अंतर दिखाई पड़ता है। सामान्यतः हम ऐसा मानते हैं कि सिंधु सभ्यता के ज़्यादातर नगरों में सड़क जो है वो एक दूसरे को समकोण पे काटती है, चौड़ी सड़कें हैं, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं है। कुछ शहरों को छोड़ दिया जाए तो सब जगह ऐसी व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ती। हाँ, ये है कि वो सेटलमेंट की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर सुव्यवस्थित सेटलमेंट या सुदृढ़ या एक व्यवस्थित सेटलमेंट हमें सिंधु के ज़्यादातर नगरों में दिखाई पड़ता है, लेकिन जो उनकी विशेषताएं हैं वो सब जगह एक जैसी दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो उसके बाद अगर हम सिंधु सभ्यता की विशेषता में वापस आएँ तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी विशेषता है जो कि सिंधु सभ्यता को एक सुव्यवस्थित नगरीय सभ्यता के तौर पर स्थापित करता है। तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे थे उसी में आए और वो बात होगी नगर नियोजन से जुड़ी हुई। तो पहली जो सबसे प्रमुख विशेषता सिंधु सभ्यता के संदर्भ में दिखती है वो है नगर नियोजन, जिसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे कि भवन कैसे बन रहे थे, भवन निर्माण,
सड़क मतलब सड़कें, नालियाँ, उसके बाद प्रमुख स्मारक। तो ये एक सामान्य बात हम नगर नियोजन से जुड़ा हुआ करेंगे कि नगर नियोजन का पैटर्न क्या होगा। उसके बाद दूसरी प्रमुख विशेषता के तौर पे जब हम आएंगे तो हम सिंधु सभ्यता के राजनीतिक पक्ष के बारे में बात करेंगे। जैसे कि अक्सर सभ्यताओं के संदर्भ में जब भी पढ़ाई की जाती है तो उनके विभिन्न पक्षों को देखा जाता है, तो सिंधु सभ्यता के राजनीतिक पक्ष को देखना भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। राजनीतिक जीवन, तो सिंधु सभ्यता के संदर्भ में राजनीतिक जीवन को अगर हम सामान्य बातों में समझें तो देखेंगे कि राजनीतिक जो जीवन है यहाँ पर कोई ना कोई प्रशासन जरूर कार्य कर रहा था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के संदर्भ में देखा जाता है कि यहाँ विभिन्न बड़े बड़े सभागार थे, स्नानागार थे, अन्नागार थे, ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे थी। तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई प्रशासन यहाँ पर कार्य कर रहा था। इसके बाद अगली विशेषता के तौर पर हम देखेंगे तो सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था, क्योंकि हम कल्चर से संबंधित इसको पढ़ रहे हैं और जब तक हम समाज को नहीं समझेंगे तब तक हम संस्कृति और उसकी विशेषता को कैसे समझ सकते हैं। तो सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन समझना हमें बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जब तक हम इसके विभिन्न पहलुओं को नहीं समझेंगे तब तक हम इस सभ्यता को नहीं समझ पाएंगे। इसके बाद चौथी जो प्रमुख विशेषता हमें दिखाई पड़ती है वो है उसका आर्थिक जीवन। सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन, और इस आर्थिक जीवन के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना होगा। हमें पढ़ना होगा कृषि और पशुपालन। अब प्रश्न उठता है कि कृषि और पशुपालन क्यों, क्योंकि एक नगरीय व्यवस्था है तो कृषि का क्या लेना देना। तो पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि बिना कृषि, बिना उत्पादन के शहरों की स्थिति या शहरों का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि उत्पादन जरूरी है। अगर खाना या भोजन की उपलब्धता नहीं होगी तो शहर क्या करेंगे, क्योंकि शहर जो है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, गांव के ऊपर, क्योंकि गांव से उपज होगी और वही उपज शहरों में पहुंचेगी और उसी के माध्यम से शहरी व्यवस्था आगे बढ़ेगी। और जब उसमें गिरावट आती है तो सभ्यता का पतन होना शुरू हो जाता है। तो कृषि, पशुपालन, व्यापार वाणिज्य और उद्योग धंधे, ये कुछ प्रमुख तत्व हैं जो कि इसकी आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में हमें जानकारी देंगे। इसके बाद अगले अगर हम विशेषता को पढ़ें या देखें तो हम देखेंगे कि इसका सांस्कृतिक जीवन क्या है। तो सांस्कृतिक जीवन की जब हम बात करें, सांस्कृतिक सिंधु सभ्यता का जो सांस्कृतिक जीवन है उसके संदर्भ में जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कला। कला कैसी थी, कला के संदर्भ में जब हम आएंगे तो देखेंगे मूर्ति कला। मूर्ति कला भी, अगर मूर्ति कला के संदर्भ में हम जब जाएंगे तो देखेंगे कि धातु की मूर्ति बन रही थी, इसके अलावा पाषाण मूर्तियां बन रही थी, इसके अलावा मृण मूर्तियां बन रही थी। ये 3 प्रकार की मूर्ति कला वहाँ थी। साथ ही साथ मिट्टी के बर्तन विशेष प्रकार के वहाँ बनाए जा रहे थे। इसके अलावा आप देखेंगे कि मोहरें बन रही थी, आभूषण बन रहे थे, और एक और चीज़ बन रही थी, वो थी आभूषणों के ही निर्माण से संबंधित है, वो है बीड्स। ये कुछ फेमस कला के संबंधित चीज़ें हैं। इसके अलावा हम देखते हैं तो लिपि भी सांस्कृतिक उपलब्धियों का एक बहुत प्रमुख चरण है। सैंधो लिपि का विकास हो चुका था, सैंधो लिपि हम समझते हैं। उसके बाद सांस्कृतिक उपलब्धियों में ही आगे हम लोग बात करेंगे धर्म के बारे में कि धर्म कैसा था, हड़प्पाई धर्म कैसा था। तो जब हम हड़प्पाई धर्म की बात करेंगे तो हड़प्पा के धर्म के अंतर्गत हम देखेंगे कौन कौन से प्रमुख धर्म हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकृति पूजा की, क्योंकि जहाँ भी धर्म की शुरुआत दिखाई पड़ेगी किसी भी संस्कृति या सभ्यता में, वहाँ पे प्रकृति पूजा के लक्षण हमेशा दिखाई पड़ेंगे। और प्रकृति पूजा में किन किन चीज़ों की पूजा, किन किन घटकों की पूजा, उसमें वृक्ष पूजा, उसके बहुत सारे उदाहरण दिखाई पड़ते हैं। साथ ही साथ पशु पूजा, उसके बाद आप देखेंगे कि लिंग योनि पूजा,
जल पूजा और अग्नि पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं। कुछ स्थानों से हमें अग्नि कुंड भी मिले, जैसे लोथल से मिला है तो अग्नि पूजा के भी साक्ष्य मिलते हैं, या जिसको हम हवन से जुड़ा हुआ मानते हैं। तो ये बेसिकली प्राकृतिक घटक हैं जिनकी पूजा की जा रही थी। उसके बाद व्यक्तिवादी पूजा का भी प्रचलन दिखाई पड़ता है। कुछ ऐसे डिपिक्शन मिले हैं सिंधु से जो कि व्यक्तिवादी पूजा के संदर्भ में हमें जानकारी देते हैं। कौन कौन से? जैसे कि एक मातृ देवी की बहुत सारी मूर्तियाँ मिली हैं, तो मातृ देवी की तो पूजा हो ही रही थी। साथ ही साथ पशुपति का अंकन भी दिखाई पड़ता है। पशुपति अगर हम उसको जोड़ना चाहें वर्तमान से तो शिव के साथ उसको जोड़ सकते हैं। तो पशुपति और मातृ देवी की पूजा का प्रचलन यहाँ दिखाई पड़ता है, जो कि व्यक्तिवादी पूजा के लक्षणों के तौर पे दिखाई पड़ता है। इसके अलावा विभिन्न धार्मिक विश्वास और कर्मकांड भी हमें सिंधु सभ्यता से संबंधित दिखाई पड़ते हैं। तो ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जिनको हमें आगे पढ़ना है। आज हम लोग बात करेंगे नगर नियोजन के संदर्भ में कि सिंधु के नगरों की स्थिति क्या थी और किस प्रकार सिंधु की सैनिटेशन व्यवस्था थी, उसको विश्व की सबसे ज़्यादा सुव्यवस्थित और सेटल सभ्यता के तौर पे, मतलब उसका जो नगरीय निवेश है इतना सेटलमेंट दिखाई पड़ता है, इतना व्यवस्थित दिखाई पड़ता है, जो विश्व की ज़्यादातर सभ्यताओं में नहीं दिखाई पड़ता। तो सबसे अधिक सुव्यवस्थित सभ्यता के तौर पर इसे जाना जाता है। तो हम देखें कि कैसे नगरों की व्यवस्था थी। तो सबसे पहले नगर नियोजन के संदर्भ में हम बात करें तो जैसा कि हमने अभी बताया था कि हर जगह एक जैसी व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ती, सामान्यता अलग अलग स्थिति हमें दिखाई पड़ती है। तो सिंधु के नगरों के संदर्भ में जब हम बात करें तो हम देखेंगे कि सिंधु के जो नगर का नियोजन था वो, जैसा कि हमने बताया कि ज़्यादातर जगह पर दो एरियाज़ हमें दिखाई पड़ेंगे। एक एरियाज़ है पश्चिमी टीला, पश्चिमी क्षेत्र अगर नगर के नियोजन के संदर्भ में बात करें, तो दूसरा है पूर्वी टीला। दो प्रमुख क्षेत्र हमें दिखाई पड़ते हैं, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। और हाँ, ये जो सुरक्षा प्राचीर है वो बेसिकली पश्चिमी टीले में हमें दिखाई पड़ती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि जो पश्चिमी टीले का क्षेत्र है वो बेसिकली राजप्रसाद का एरिया है। ये माना जाता है कि यहाँ पर कुलीन वर्ग से जुड़े हुए लोग रहते थे, उच्च वर्गीय लोग रहते थे, पुरोहित वर्ग के लोग रहते थे। इसीलिए इस जगह की व्यवस्था, इस जगह को सुरक्षा प्राचीर से घेरा गया था और यहीं पर बड़े बड़े भवन इसी पश्चिमी क्षेत्र में हमें दिखाई पड़ते हैं। पूर्वी जो टीला है वो सामान्य लोगों का रहने का इलाका है, रिहायशी इलाका है, जहाँ पे सामान्य भवन आपको दिखाई पड़ेंगे, बड़ी बड़ी इमारतें नहीं दिखाई पड़ेंगी। तो एक पैटर्न तो ये है जो कि सिंधु के नगरों के संदर्भ में दिखाई पड़ता है। दूसरा जो पैटर्न है वो ये है कि एक ही नगर के अंदर सारी व्यवस्था आपको मिल जाए, मतलब एक ही क्षेत्र है उसी में सारी चीज़ें आपको मिल जाएं, अलग अलग कोई व्यवस्था ना हो। ठीक है, अलग अलग चीज़ें ना हो, मतलब एक ही पूरा इलाका है, उसमें कोई पश्चिमी कोई पूर्वी टीला नहीं, एक ही क्षेत्र के अंतर्गत सारी चीज़ें आपको मिल जाए, मतलब कुलीन वर्ग के लोग भी वहीं रह रहे हैं और सामान्य लोग भी वहीं रह रहे हैं। उसके अलावा एक पैटर्न ये दिखाई पड़ता है कि तीन अलग अलग क्षेत्र हों। एक जिसको हम अपर टाउन कहते हैं, ऊपर का इलाका अपर टाउन, बीच का है मिडिल टाउन मध्यम क्षेत्र, और तीसरा है लोअर टाउन। तो ऐसी जो व्यवस्था है वो हमें धौलावीरा में दिखाई पड़ती है। धौलावीरा एक ऐसा पूरा स्थल है जहाँ पर हमें ये त्रिस्तरीय क्षेत्र वाली व्यवस्था दिखाई पड़ती है। तो ऐसा हमें नगर सेटलमेंट ज़्यादातर सिंधु के नगरों में दिखाई पड़ता है, ये तीन प्रकार का बेसिकली। और पश्चिमी टीला जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर ज़्यादातर उच्च वर्गीय लोग रहते थे, पूर्वी टीले में सामान्य लोग रह रहे थे। इसके अलावा एक इलाका था जहाँ पर मतलब और जो क्षेत्र मिले हैं, जो छोटे नगर मिले हैं, वहाँ पर किसी प्रकार का फोर्टिफिकेशन या अलग अलग क्षेत्र नहीं मिले हैं, एक सामान्य क्षेत्र वहाँ दिखाई पड़ता है। और धौलावीरा से जो है तीन स्तरीय क्षेत्र वहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। तो एक सामान्य बात हो गई नगर की। उसके बाद हम देखें कि नगरों की व्यवस्था कैसे हुई है। ज़्यादातर ये माना जाता है कि सिंधु के जो नगर हैं वो ग्रिड पैटर्न पे डेवलप हुए हैं। ग्रिड पैटर्न का मतलब है कि ऐसे जालीदार ग्राफ पेपर को अगर आप देखें
तो कुछ ग्राफ पेपर में ऐसी व्यवस्था आपको दिखाई पड़ेगी, जहाँ पे ज़्यादातर मकान जो है वो एक सीधी रेखा पर आपको मिलेंगे। मकान के अंदर नालियाँ और सैनिटेशन की व्यवस्था होगी, और वो नालियाँ मुख्य मार्ग पर जाकर के निकलेंगी, और वो मुख्य मार्ग पे निकली हुई नालियाँ आगे चल के बड़े ड्रेनेज सिस्टम से होकर शहर के बाहर पहुंच जाएगी। कुछ स्थानों पर उसको फिल्ट्रेशन करने की भी साक्ष्य हमें दिखाई पड़ते हैं। जैसे धौलावीरा में एक बहुत बड़ा वाटर टैंक मिला है जो कि फिल्ट्रेशन के बारे में जानकारी देता है। तो ऐसे ग्रिड प्रणाली पर सिंधु के नगरों को बसाने के साक्ष्य दिखाई पड़ते हैं। बहुत सारे आपको इससे संबंधित चित्र भी मिल जाएंगे। तो ऐसे ग्रिड व्यवस्था सिंधु के नगर में हमें दिखाई पड़ती है। इसके अलावा सिंधु के नगरों में अगर हम देखें कि भवन निर्माण की प्रक्रिया कैसे थी, तो सिंधु के ज़्यादातर नगरों में आप देखेंगे कि भवन निर्माण के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया जा रहा था। पक्की ईंटों के प्रयोग के माध्यम से भवनों का निर्माण हो रहा था। भवन जो है वो एक सीधी रेखा में दिखाई पड़ते हैं। भवनों को अगर हम देखें तो भवन निर्माण में ज़्यादातर जो भवनों के दरवाजे थे, जैसे मान लीजिए कि एक सड़क है, सड़क के किनारे मुख्य मार्ग से हट करके भवनों को ये बनाया जा रहा था, और भवनों के जो खिड़की और दरवाजे हैं वो मुख्य मार्ग में ना खुल करके गली की तरफ खुल रहे थे। और कहीं कहीं पे एक भवन मतलब एक मंजिला भवन बना है, और उसके अलावा कहीं कहीं पे बहुमंजिला भवन के भी साक्ष्य मिले हैं, मतलब 2 मंजिला भवन के भी साक्ष्य मिले हैं। भवन के अंदर की स्थिति क्या थी? भवन के अंदर आप देखेंगे कि कमरे हुआ करते थे जुड़े हुए, बीच में एक आंगन हुआ करता था, साथ ही साथ अंदर ही रसोई की व्यवस्था भी की गई थी, अंदर ही सैनिटेशन शौचालय और स्नानागार हर छोटे जो बाथरूम्स हैं उनकी व्यवस्था की गई थी। घर से ही नालियाँ निकलती थी, जो नालियाँ आगे चल के मुख्य नालियों में जुड़ जाती थी, और मकानों के खिड़की और दरवाजे प्रमुख गलियों की तरफ खुला करते थे। तो इसकी वजह से ये एक अनुमान इतिहासकारों का मानना था कि सफाई की व्यवस्था प्रॉपर तरीके से की जाती थी, धूल मिट्टी घर में प्रवेश ना करें, इसलिए मुख्य द्वार जो है वो सड़कों की तरफ ना हो करके गलियों की तरफ होता था। और वर्तमान में एथनोग्राफिक पैडलर से एक अध्ययन हुआ है जिसमें थारू समाज के जो लोग हैं उनके जो भवन निर्माण बनाने की प्रक्रिया है वो भी कुछ ऐसी दिखाई पड़ती है। वो भी अपने भवन का जो मुख्य द्वार है और जो खिड़कियां हैं वो मेन सड़क की तरफ ना खोल करके बगल की तरफ खोलते हैं, और इसका एक प्रमुख कारण सफाई से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सिंधु सभ्यता की जो नगरें थी वो मिट्टी वाली थी, आज की तरह डामर वाली नहीं थी। लेकिन अगर आप डामर की सड़कों में भी देखें तो इतनी धूल मिट्टी होती है कि मुख्य द्वार पर खुलने वाले जिनके भी घर मतलब आपका दरवाज़ा अगर सड़क की तरफ खुल रहा है तो आप देखेंगे कि घर के अंदर बहुत सारी मिट्टी का प्रवेश हमेशा से होता रहा है। तो इस साफ सफाई की व्यवस्था की वजह से ये व्यवस्था हमें दिखाई पड़ती है। तो भवन कैसे थे? बहुमंजिला भी थे, सिंगल भी थे, कहीं कहीं बड़े बड़े भवनों के अंदर कुएं के भी साक्ष्य दिखाई पड़ते हैं, और वहीं से वो सारी चीज़ें पानी की व्यवस्था करते थे। शौचालय था, रसोई घर था, और प्रॉपर एक तरीके से वेंटिलेशन दिखाई पड़ता है, और एक सीधी रेखा में मकान बड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। मकान की जो स्थिति है वो एक सीधी रेखा में बनी हुई दिखाई पड़ती है। तो ये इनके भवनों की स्थिति है। इसके बाद सड़कों के संदर्भ में बात किया जाए तो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई दिखाई पड़ती हैं। मुख्य मार्ग जो है वो 9 मीटर तक चौड़े थे, और जो गलियां थी वो बेसिकली अगर ये रोड हम मान लें गली वाली है तो 3 मीटर तक चौड़ी, 1.5 मीटर से 3 मीटर तक चौड़ी सड़क ये दिखाई पड़ती है। तो इस तरीके से सड़कों की व्यवस्था थी। सभी सड़क मतलब सड़कें हर जगह पर एक जैसी नहीं थी, हर जगह पर समकोण पे सड़कें नहीं काटती थी, लेकिन मुख्यतः ज़्यादातर बड़े नगरों की स्थिति यही थी। ज़्यादातर बड़े नगरों में सड़कें एक दूसरे को ऐसे ही काटती हुई, समकोण पे काटती हुई दिखाई पड़ती हैं। वहीं अगर आप नालियों के संदर्भ में बात करें तो सभी घरों से नालियाँ मिलती हैं। कालीबंगा से लकड़ी की नाली के साक्ष्य भी मिले हैं, धौलावीरा से बड़े बड़े नालियों के साक्ष्य मिले हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भी बड़े बड़े नालियों के साक्ष्य मिले हैं। नालियाँ बहुत चौड़ी थी, घर से जो पतली पतली नालियाँ निकलती थी वो बड़ी नालियों में मिल जाती थी और सारा पानी बाहर कर दिया जाता था। धौलावीरा में इतनी बड़ी बड़ी नालियाँ क्यों थी, उसके पीछे का एक कारण ये है कि धौलावीरा का इलाका कच्छ का रन वाला इलाका है, और उस कच्छ के रन वाले इलाके में क्लाउड बस्टिंग होती है, बादल फट जाते हैं
और बादल फट जाने की वजह से पानी अचानक से आ जाता है और उस इलाके में पानी की बहुत कमी भी थी और वो सारा पानी उन बड़ी बड़ी नालियों के माध्यम से एक वाटर टैंक में उपस्थित हो जाता था और वहाँ पे उसको फिल्ट्रेशन करके उसका प्रयोग किया जाता था। पानी की वेस्टेज ना हो इसीलिए नालियों को बहुत गहरा और बड़ा बनाया जाता था और समय समय पर नालियों की साफ़ सफाई की व्यवस्था भी की जाती थी। इसके अलावा हाँ, जैसे कि इसके अलावा हम लोग बात करेंगे प्रमुख इमारतों के संदर्भ में, तो हम देखेंगे कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में हमें बहुत सारी बड़ी बड़ी इमारतें मिली हैं। जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण इमारत मोहनजोदाड़ो की है, जिसके बारे में बहुत सारी बात होती रहती है और वो इमारत है स्नानागार। ये बहुत फेमस आर्किटेक्चर है जिसको हम ग्रेट बाथ के नाम पे भी जानते हैं। और स्नानागार है एक बहुत बड़ा, जिसके चारों तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई दिखाई पड़ती हैं, चारों तरफ कमरे बने हुए दिखाई पड़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र को धार्मिक प्रयोजन के तौर पे यूज़ किया जा रहा था, इसका प्रयोग धार्मिक उसके तौर पे यूज़ किया जा रहा था। सिंधु नदी का जल इस ग्रेट बाथ में जाता था, पूजा अर्चना की भी साक्ष्य यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा हड़प्पा से भी सभागार मिले हैं, अन्नागार बड़े बड़े मिले हैं। इसके अलावा लोथल नामक जगह से एक बहुत बड़ा लोथल नामक पुरास्थल से एक बहुत बड़ा गोदी बाड़ा मिलता है। गोदी बाड़ा का मतलब है डॉक यार्ड, जो कि वहाँ के व्यापार को प्रदर्शित करता है। किस प्रकार के व्यापार को? बाह्य व्यापार को। ये दर्शाता है कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों से सिंधु के लोगों का एक व्यापार स्थापित हो चुका था। ज़्यादातर अरब क्षेत्र के लोगों से, क्योंकि अरेबियन सी में है लोथल, गुजरात में है, तो अरब के क्षेत्र की तरफ या पश्चिम के क्षेत्र की तरफ व्यापार भली भांति हो रहा था। एक बहुत बड़ा डॉकयार्ड लोथल से मिला है। इसके अलावा धौलावीरा से जो वाटर टैंक मिला है वो भी एक बहुत प्रमुख स्मारक के तौर पर दिखाई पड़ता है। तो ऐसे कुछ प्रमुख स्मारकें हैं, आप लोग बुक्स में देख लीजिएगा। अगर कोई प्रश्न आपके दिमाग में आए तो आप उसके लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नगर नियोजन में हम लोगों को ये सारी चीज़ें देखनी थी, जैसा कि मैंने बताया, और आगे भी इसके संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे कि सिंधु के नगरों में विभिन्न प्रकार की स्थिति दिखाई पड़ती है। सब जगह एक जैसी स्थिति नहीं रही है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग सिंधु की राजनीतिक स्थिति, सिंधु के सामाजिक जीवन के संदर्भ में बात करेंगे और बहुत जल्दी हम सिंधु के धर्म और उसकी स्थिति आगे कैसी रही है, उसकी तिथिक्रम क्या रहे हैं और उसके पतन के क्या कारण रहे हैं, उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। उड़ान द फ्लाई के इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सब्सक्राइब करें और आपके जो भी प्रश्न हैं लाइक और कमेंट्स के माध्यम से भेजते रहें, ताकि हम उन प्रश्नों के उत्तर आपको वाजिब तौर पे देते रहें। धन्यवाद।